एजुकेशन प्लस पर सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट में छूटा था उसी के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। और कुछ ज़रूरी बातें दोस्तों, पहले हम ये बता दें कि कैसे मतलब इस सिलेबस को सेलेक्ट किया गया है, मतलब कैसे इसको बांट के पढ़ाया जा रहा है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे पहले पूरा डिटेल वाइज हम पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको सार के रूप में दे रहे हैं। तो पहले आप डिटेल पढ़िएगा, फिर लास्ट में आपको सार के रूप में एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। उस दिन हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार तक पढ़ा था। आज से राजनीतिक व्यवस्था आज शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे एक मोटिवेशनल मिलता है अच्छे वीडियो बनाने का। बेल आइकन का क्लिक ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया बनाऊंगा तो उसमें लोड होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन कहा गया। जो ये आपको बॉक्स में दिख रहा है, यही थे अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। तो ये देखिए उस समय की व्यवस्था कैसे हमने थोड़ा सा, ये सभी लोग कहते हैं कि हिस्ट्री एक परसेप्शन बन गया है कि हिस्ट्री बहुत उबाऊ लगती है, लेकिन हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये चीज़ें डाल दी हैं। तो एक इमेजिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं। तो ग्राम वहाँ की मुख्य जो राजनीति के संगठनात्मक थी व्यवस्था थी, जो आज के समय में जैसे हम देखते हैं त्रिस्तरीय है, वहाँ पे पंचस्तरीय थी। जैसे ग्राम, विस, जन ये उच्चतर अधिकारी थे। ग्राम संभवतः कई परिवारों की इस समूह को कहते थे, जिसका ग्रामीणी, ये ग्रामीणी है दोस्तों, टाइपिंग में गलती हुई, ग्राम प्रधान होता था। कई गांव का समूह विस कहलाता था। कई गांव का समूह विस कहलाता था। इसका प्रधान विस्पति होता था। अनेक विस, ये विस है दोस्तों मित्रों, अनेक विस का समूह जन होता था, और ये भी जन है। जन के अधिपति को जनपदी या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में दोस्तों जैसे आज की समितियां हैं, सभा हैं, रहती हैं, उसी तरह उस समय आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट तभी से चला आ रहा है, जो आज का उसी का सुधरा हुआ रूप, या कह सकते हैं फिल्ट्रेशन रूप आज के समय देख सकते हैं। देखिए ऋग्वेद में सभा, समिति तथा विदत गण अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख हुआ है। सभा, समिति, विदत गण अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा एवं विदत में भाग लेती थी। उस समय देखिए, आज के ज़माने में मतलब उनके अधिकारों के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन उस समय इतनी समाज में जटिलताएं नहीं थी। तो उस समय महिलाएं भी सभा और विदत में भाग ले सकती थी, जो वहाँ की समितियां थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। भरत और त्रुश्रु दोनों आर्यों के शासक वंश थे। पुरोहित इनके वशिष्ठ थे। इन दोनों वंशों के संपर्क में रहते थे। कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ दशराज्य
युद्ध हुआ परुशनी नदी के तट पे हुआ। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 10 राग के युद्धों में सुदास की विजय हुई। पूरब, ये पूरब वर्ड है उस समय, जैसे आज के दुर्गपति कहते हैं, उस समय पूरब को दुर्गपति कहते हैं। ये सैनिक का कार्य करता था दोस्तों। और ये जो अस्पस है, जैसे आज के समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो और ये रा एजेंट रहते हैं, उस समय अस्पस जो है जनता की गतिविधियों को देखने के लिए एक गुप्तचर विभाग था। बृहस्पति, ये जो है बृहस्पति, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। अस्पष्ट इम्पोर्टेंट है। गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलप परिवार का मुखिया होता था। विदथ जो है आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। इसमें बहुत बुजुर्ग मतलब रहते थे और अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति के सभापति को ईशान कहते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न विनाक वैदिक न्यायाधीश होते थे। आजकल के जैसे जज हुए तो उस समय उनको प्रश्न विनाक कहा जाता था। उग्र तथा जीवग्रम संभवतः पुलिस कर्मचारी, जिसे इस समय आज पुलिस हैं तो उस समय उग्र और जीवग्रम संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। अब हम दोस्तों आ गए सामाजिक व्यवस्था पे। तो दोस्तों ये चीज़ें देखिए कि जैसे आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि रिलेट नहीं कर पाते किसी चीज़ को। उस समय अगर आपको मेंस में लिखना है, मान लो यहाँ फैक्ट दे रहे हैं, अभी तो मेंस के लिए जो प्री के लिए ज़्यादा वो है, लेकिन अगर मेंस में लिखना है उस समय की चीज़ों को, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, अगर प्रश्न करते हैं तो खुद ब खुद आंसर आ जाता है। तो हम लोग सामाजिक संस्था के आगे बढ़ाते हैं सामाजिक व्यवस्था को। तो परिवार का प्रधान को कुलप कहा जाता था। ये जो वर्ड है मित्रों, इसको जरूर याद करना है। कुलप या गृहपति, ये ग्रह लिखा है लेकिन ये गृहपति है कहा जाता है। आर्य समाज पितृसत्तात्मक थी, लेकिन आर्य समाज पितृसत्तात्मक थी, लेकिन स्त्रियों को भी काफ़ी बराबरी का दर्जा दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को जांघ से, शूद्र को पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। ऋग्वैदिक का 8वां मंडल कण्वों और अंगिरस को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ये सब इम्पोर्टेंट है। जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा, या मतलब कोई नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये जो वर्ड हैं ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऋग्वेद का प्रथम अथवा 8वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमा चुका है, ये आपके एग्जाम में है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ये देखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। ऋग्वेद में जो उस समय की विदुषी थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा, विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। दूसरी स्थिति इन्हीं स्त्रियों को ऋषि भी कहा जाता है। इन्हीं, ये दूसरी नहीं, ये जो विदुषी स्त्रियां हैं इन्हीं को ऋषि भी कहा जाए। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था दोस्तों, उसी समय से।
वेद के प्रारंभ में कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था। एक योद्धा थे, एक पुरोहित थे, एक सामान्य लोग जिसको प्रजा कहते हैं। पेय पदार्थों में सोम रस का प्रयोग करते थे। आजकल जैसे यहाँ पे शराब है, अल्कोहल है, उस समय सोम रस नामक द्रव्य पदार्थ था। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य, जो गाय को मार देता था उसको मतलब मृत्युदंड दिया जाता था। ये इम्पोर्टेंस था उस समय। आर्य लोग 3 वस्त्र का धारण करते थे। ये पूछा गया एग्जाम में मित्रों। अधोवस्त्र, उत्तरी वस्त्र, वस्त्र अधिवास। पगड़ी को उसड़ी कहते थे। ये उसड़ी है, उसनी लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसड़ी कहते थे। अब हम लोग आ गए आर्थिक जीवन, सामाजिक। ये देखिए दोस्तों, जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीति, ये आपस में कंबाइंड है। केवल यहाँ पे इसलिए दिखाया गया है कि अलग अलग से फैक्ट समझ में आ जाए। लेकिन अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी चीज़, जैसे मानविकी विषय, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब एक दूसरे के समझिए पूरक हैं। तो ऋग वैदिक कालीन जीवन की मूलभूत आधार है कृषि एवं पशुपालन पे ज़्यादा जोर देते थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहते थे अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में गव्य शब्द को, ये गलत नहीं है, गव्य शब्द चारागाह के लिए प्रयोग होता था, इसको याद रखिए। गाय को मुद्रा की भांति समझी जाती थी, इतना इम्पोर्टेंस था उस समय। ताबा एवं कासा को अयस कहते थे, प्रयोग में लाते थे। व्यापारी को पड़ी कहते थे, पड़ी ये वाला ऐसे लिखते हैं। बलि चढ़ावा के रूप में राजा को दिया जाता था। कोई फिक्स नहीं था कि जोर जबरदस्ती, मतलब कोई नियम नहीं था, लेकिन लोग अपने अपने विचारों से, अपनी समर्थता से बलि नाम का चढ़ावा दिया जाता था। विनिमय के रूप में निक्स का प्रयोग किया जाता था। बेकनाट, जो इस समय ऋण बैंक देते हैं, अदर लोग देते हैं, तो उस समय के लोगों को बेकनाट कहा जाता था। ये भारी ब्याज पे ऋण देते थे। कृषि संबंधित उल्लेख जो निम्नलिखित है दोस्तों, इसको आप देख लेना। जैसे उर्वरा को जुते हुए खेत कहते थे, और लांगल को हल कहते थे, ब्रिक को बैल कहते थे। मतलब आप देख लेना इसको और याद कर लेना। पर्जन्य को बादल कहते थे, कृतिवास को चर्म धारण करने वाले का, उर्दर को अनाज नापने वाले पात्र कहते थे, किवास को हलवाहा कहते थे, अवध को कुआं कहते थे, सीता हल से बनी नालियाँ। ये तो आया है, इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना। सीता। तो आगे चलते हैं। ऋग वैदिक काल में अनाज को यव कहते थे। अब हम ऋग वैदिक धर्म पे आ गए हैं दोस्तों। ऋग वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद थे। वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी है। ये इम्पोर्टेंट, ये कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गए तो ये वाक्य आपके लिए एकदम परफेक्ट है। प्रकृति देवताओं की 3 श्रेणियां थी, ये आपको दे दिए दोस्तों, इसको आप देख लेना क्या क्या थी। प्रकृति, ये मतलब प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में ये देवता थे। तो वरुण को ऋतस्य कहा गया है। ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतस्य से गोपा कहा गया। मरुत को आधी तूफान का देवता कहा गया। पर्जन्य को वर्षा का देवता कहा गया। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पूषण को ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता कहते थे, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का ये ऋग्वैदिक काल में, जैसे अभी ये ऋग्वैदिक काल का पूर्व ऋग्वैदिक काल है, अभी उत्तर वैदिक काल का बच्चा है जो उसमें थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ा के फिर हम आपको याद करने योग्य जो फैक्ट है लास्ट टाइम में देखा जाता है उसको देंगे। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को से करना चाहूँगा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगले सेगमेंट में फिर मिलते हैं। थैंक यू।